नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बागपत, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। इलियास शक्की स्वभाव का था। नसीमा से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी आराम से बीत रही थी। नसीमा हंसमुख स्वभाव की थी, किसी से भी हंस बोल लेना उसका स्वभाव था। इलियास चूंकि दिल्ली में काम करता था, इसीलिए कभी दिलशाद गार्डन में रुक जाता था तो कभी गांव आ जाता। करीब 1 साल पहले उसने नसीमा को मोबाइल लेकर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे फोन कर सके। इससे ये सुविधा हो गई थी कि इलियास घर फोन करके न सिर्फ खैर खबर ले लिया करता था, बल्कि नसीमा अपने मायके भी बात कर लेती थी। इसी के चलते कई बार ऐसा हुआ कि जब इलियास ने घर वाला नंबर मिलाया तो वो बिजी मिला। पूछने पर नसीमा ने बताया भी कि वो बिहार बात कर रही थी। इसके बावजूद इलियास ने उसे कई बार डांटा। वो शक्की तो था ही, उसे लगता था कि नसीमा किसी पुरुष से बात करती है। एक दिन जब इलियास अचानक घर आया तो नसीमा किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। इलियास को आया देखकर उसने फोन काट दिया। इस बात पर दोनों के बीच तीखी तकरार हो गई। एक बार तकरार का ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये आए दिन की बात हो गई। कुछ दिनों बाद नसीमा की तबीयत खराब रहने लगी। इलाज के लिए वो दिल्ली के गुरु तेग बहादुर सरकारी अस्पताल जाने लगी। ये बात भी इलियास को परेशान करती थी और उसके मन में ये बात घर कर गई कि नसीमा बहाने से किसी से मिलने जाती है। एक दिन जब इलियास दिल्ली में था तो नसीमा ने उसे फोन करके बताया कि उसके पेट में तकलीफ है और उसे इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल शाहदरा जाना है। मुझे पहले ही पता था कि तुम वहीं जाने की बात करोगी यार, तो वहीं मिलते होंगे। तुम बागपत में भी तो दिखा सकती हो, इलियास ने कहा। वहाँ अच्छा डॉक्टर है इसलिए जाती हूँ। नसीमा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। उसने दो टूक अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें दवा लेने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर दोनों के बीच खूब बहस हुई। नसीमा पति की आदत से बहुत परेशान थी। उसने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। इलियास के मना करने के बावजूद वो शाहदरा गई। ये बात इलियास को पता चली तो अगले ही दिन वो गांव आ गया और उसने नसीमा के साथ जमकर मारपीट की। इलियास की मारपीट से परेशान होकर नसीमा ने अगले दिन पुलिस चौकी टिटेरी में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने इलियास को बुलाकर डांटा फटकारा। उसने अपनी गलती मान ली तो पुलिस ने दोनों का समझौता करा दिया। जरूरत से ज्यादा बंदिशें बगावत को जन्म देती है। नसीमा के साथ भी यही हुआ। इसके बाद उसने इलियास से पूछना ही बंद कर दिया। उसका जब मन करता शाहदरा चली जाती। इसका भेद तब खुला जब एक दिन इलियास दिन के समय घर आ गया। बच्चे घर पर थे। बच्चों से जब ये पता चला कि नसीमा शाहदरा गई है तो इलियास का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने नसीमा का मोबाइल मिलाया। उसका गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़क उठा जब उसका मोबाइल बंद मिला। शाम को नसीमा घर आई। उसके पास दवाइयाँ भी थी, लेकिन इलियास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने फिर उसके साथ मारपीट की। मोबाइल की बाबत पूछने पर नसीमा ने बताया कि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो बंद हो गया था। वो सच बोल रही थी, पर इलियास को यकीन नहीं हुआ। वो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। उस दिन के बाद इलियास बीवी पर शक को लेकर परेशान रहने लगा। शक उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसकी रातों की नींद उड़ गई। सोते जागते उठते बैठते उसके दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि नसीमा के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात है। वो जब जब दिल्ली जाती थी इलियास का दिमाग घूम जाता था। उसे यही लगता था कि वो किसी से मिलने जाती है। हालांकि इन बातों का उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये सच है कि शक करने वाला सबूत पर नहीं, सिर्फ अपने शक पर यकीन करता है। इलियास के साथ भी ऐसा ही था। आखिर अपने शक की वजह से उसने मन ही मन नसीमा को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक फैसला ले लिया। एक दिन उसने ममेरे भाई साजिद, दोस्त परवेज व भांजे सलीम को अपने पास बुलाया। ये सभी बागपत में ही रहते थे। इलियास ने अपनी परेशानी और शक के बारे में उन्हें बताया और कहा कि वो नसीमा को रास्ते से हटाना चाहता है।
पहले तो ये लोग डरे, लेकिन इलियास के समझाने पर मान गए। उस दिन चारों ने नसीमा की हत्या की योजना बना ली। योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इलियास ने सबसे पहले नसीमा से नाराजगी दूर करके उसके साथ मधुर रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। जब वो इसमें कामयाब हो गया तो उचित मौके की तलाश में रहने लगा। जल्द ही उसे ये मौका मिल गया। 6 फरवरी 2014 को नसीमा ने इलियास को फोन करके बताया कि उसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए शाहदरा जाना है। ठीक है, कल आ जाना, मैं साथ चलूंगा, इलियास ने खुश होकर कहा। उसके लिए ये अच्छा मौका था। उसने इस बाबत अपने साथियों को भी फोन करके बता दिया। इस बीच इलियास ने एक चाकू का इंतजाम करके अपने पास रख लिया था। हालांकि उसी शाम इलियास खुद भी घर आ गया था, लेकिन 7 फरवरी की सुबह 7 बजे वो नसीमा से ये कहकर निकल गया कि दिल्ली आकर वो उसे फोन करे। अगले दिन दोपहर के समय नसीमा बच्चों को लेकर इलियास के पास पहुंच गई। इलियास बच्चों को उसके साथ देखकर चौंका। उसने नसीमा से पूछा, इन्हें साथ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा इन्हें कपड़े दिला देंगे, इसलिए साथ ले आई। इलियास को लगा कि वो अकेले ही आएगी। उसने उसका भविष्य भी तय कर दिया था। साजिद, परवेज व सलीम को वो कह चुका था कि वे तैयार रहे, वो जब भी फोन करे तो वो उसके पास आ जाए। सुबह के करीब 7 बजे का समय था। परेशान था इलियास घर के बरामदे में टहल रहा था। कभी वो दरवाजे पर जाकर बाहर झांकता तो कभी गली में चक्कर लगाकर घर में लौट जाता। पड़ोस में रहने वाले लियाकत ने इलियास को परेशान देखकर पूछ लिया, खैरियत तो है इलियास मियाँ, कुछ परेशान दिख रहे हो? इलियास ने पहले उसे गहरी नजरों से देखा, फिर जवाब दिया, हाँ परेशानी की बात है। क्या हुआ मियाँ, जरा हमें भी तो बताओ। तुम्हारी भाभी का कुछ अता पता नहीं है। मतलब कल वो दवा लेने दिल्ली गई थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। परेशानी ये है कि उसके साथ 3 बच्चे भी है। मोबाइल तो होगा उनके पास? लियाकत ने जिज्ञासावश पूछा तो इलियास चिंता जाहिर करते हुए बोला, हाँ है, लेकिन नंबर मिला मिलाकर थक गया हूँ, बराबर बंद आ रहा है। खुदा खैर करे, किसी परेशानी में ना फंस गई हो वो। ऐसा क्यों सोचते हो इलियास भाई, आ जाएगी। लेकिन लियाकत के समझाने पर भी इलियास की परेशानी रत्ती भर कम नहीं हुई। इलियास की जगह कोई और भी होता तो ऐसे हालातों में वो भी इसी तरह परेशान होता। इलियास उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कोतवाली क्षेत्र में आने वाले गांव चोहलदा का रहने वाला था। वो दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके की रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री में इस्त्री करने का काम करता था। उसके परिवार में पत्नी नसीमा, 7 साल का बेटा नाजिम, 5 साल की बेटी नाजिया और 4 साल के बेटे अकरम को मिलाकर 5 सदस्य थे। नसीमा 7 महीने की गर्भवती थी। इलियास दिल्ली में अकेला रहता था। बीच बीच में वो गांव आता रहता था, जबकि नसीमा बच्चों के साथ गांव में ही रहती थी। दुबला पतला इलियास किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार को पाल रहा था। 7 फरवरी 2014 को नसीमा बच्चों के साथ दिल्ली गई थी, लेकिन अगले दिन तक भी वापस नहीं आई। इलियास इसी बात को लेकर किसी अनहोनी की आशंका से परेशान था। इलियास व लियाकत इस मामले पर बात कर ही रहे थे कि तभी एक शख्स तेजी से साइकिल चलाते हुए उनके पास आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने हाँफते हुए बताया, इलियास भाई गजब हो गया। इलियास ने फटी फटी आंखों से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? किसी ने नसीमा भाभी का कत्ल कर दिया है। इलियास अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाया, भाभी की लाश गांव के रास्ते पर पड़ी है। उसने बताया तो इलियास के होश उड़ गए। वो रोने बिलखने लगा तो जरा सी देर में लोग इकट्ठा हो गए। सभी दौड़े दौड़े गांव के बाहर पहुंचे। नसीमा की लाश अहेड़ा रेलवे स्टेशन से चोहलदा गांव तक आने वाले रास्ते पर सड़क के किनारे खेत में पड़ी थी। वहां पहले से ही लोग जमा हो चुके थे। किसी ने बड़ी बेरहमी से नसीमा की गर्दन और चेहरे पर वार किए थे। लाश के पास ही उसका मोबाइल फोन भी पड़ा था। लाश को सुबह काम पर जा रहे ग्रामीणों ने देखा था। लाश देखकर उन्होंने नसीमा को पहचान लिया था। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने गांव जाकर इलियास को इस बात की जानकारी दी। नसीमा के बच्चों का कहीं पता नहीं था। गांव वालों ने आसपास तलाश शुरू की तो गेहूं के खेत में जो दृश्य देखने को मिला उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों बच्चों की भी लाशें वहीं पड़ी थी। उनकी हत्या बेरहमी के साथ धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। इस चौरे हत्याकांड से गांव में कोहराम मच गया। दिल दहला देने वाले इस रिश्ते को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई।
सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर इन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। इलियास का रो रो कर बुरा हाल था। लोग गमजदा इलियास को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सनसनीखेज हत्याकांड की खबर मिलते ही थाना प्रभारी अनिल कपरवाल, सीओ एनपी सिंह और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार शाही घटनास्थल पर आ गए। ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। निसंदेह मामला गंभीर था। पुलिस ने शवों का मुआयना किया। सभी की गर्दनों पर वार किए गए थे। घटना स्थल पर बिखरे खून से साफ पता चल रहा था कि हत्याएं उसी स्थान पर की गई थी। हत्यारों ने नसीमा के मोबाइल के अलावा कोई सबूत शवों के पास नहीं छोड़े थे। गमगीन माहौल में ही पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि नसीमा की तबीयत खराब थी। वो दिल्ली के सहादरा स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में दवा लेने गई थी। शाम को संभवतः जब वो ट्रेन से उतरकर गांव की तरफ जा रही थी तभी उसकी हत्या कर दी गई। मामला चौहरा हत्याकांड का था, लिहाजा एसपी जेके शाही ने इसकी सूचना मेरठ रेंज के आईजी आलोक वर्मा और डीआईजी के सत्यनारायण को भी दी। पुलिस ने मौका मुआयना करके शवों का पंचनामा किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। माहौल इस कदर गमगीन व गरमाया हुआ था कि रियाज से ज्यादा पूछताछ नहीं की जा सकती थी। बड़ी घटना के मद्देनजर आईजी व डीआईजी बागपत आ गए। हत्याकांड की प्राथमिक जानकारी लेकर उन्होंने अधिकारियों को इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने को कहा। इसी बीच सैकड़ों की तादाद में गांव वाले पोस्टमार्टम हाउस पर जमा हो गए। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, शवों को उठाकर उन्होंने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने विरोध किया तो लोग हाथापाई पर उतर आए। इलियास पुलिस कर्मियों से उलझ गया। अधिकारियों ने इसे उसकी बदहवासी समझा। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और जल्द ही हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया। जब ग्रामीण नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और जबरन शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को ग्रामीणों के हवाले कर दिया गया। इस बीच इलियास की तरफ से थाने में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सामूहिक हत्या के इस जघन्य मामले को खोलने के लिए पुलिस पर दबाव बना हुआ था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी। इसी जांच में चौंकाने वाली बात ये पता चली कि मृतका इलियास की दूसरी बीवी थी। उसकी पहली बीवी वरीसा बागपत के ही नीनाना गांव की रहने वाली थी। उसके 5 बच्चे थे। 12 साल पहले बीमारी के चलते वरीसा का इंतकाल हो गया था। इलियास के रिश्तेदारों ने बच्चों के छोटे होने का वास्ता देकर उसे दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। ये लोगों के मशवरे का असर था या इलियास की ख्वाहिश कि उसने 3 साल बाद नसीमा से निकाह कर लिया। नसीमा मूलतः बिहार के बेगूसराय जिले की रहने वाली थी। गुजरते समय के साथ नसीमा भी 3 बच्चों नाजिम, नाजिया व अकरम की मां बन गई। इस बीच इलियास की पहली बीवी का बड़ा बेटा आबिद 18 साल का हो चुका था। वो दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर मेहनत मजदूरी करता था, जबकि बेटियां और अन्य 2 बेटे इलियास के पास ही रहते थे। जब कहीं से कोई लीड नहीं मिली तो इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ एनपी सिंह के सुपुर्द कर दी गई। घटना की बारीकियों और हत्यारों तक पहुंचने के लिए ठोस तथ्यों की जरूरत थी। इसके लिए एनपी सिंह ने इलियास से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इलियास ने पुलिस को बताया कि नसीमा के सिर व पेट में दर्द रहता था। उसका दिल्ली के सरकारी अस्पताल से इलाज चल रहा था। 7 फरवरी को उसका अल्ट्रासाउंड होना था। उसने फोन पर यह बात इलियास को बताकर अस्पताल जाने के लिए कहा था। इलियास ने उसे जाने को कह दिया और खुद शाम को गांव आ गया। उसे हैरानी तब हुई जब नसीमा देर रात तक घर नहीं आई। इलियास के अनुसार उसने नसीमा से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नसीमा का मोबाइल बंद था। अगली सुबह जब उसे नसीमा की हत्या की खबर मिली तो वो हैरान रह गया। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? एनपी सिंह ने पूछा तो वो बोला, नहीं साहब, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। मेरा तो कभी किसी से झगड़ा तक नहीं हुआ। कमाना और खाना, बस इसी में जिंदगी बीत रही है। पता नहीं मेरे परिवार को किस मनहूस की नजर लग गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इलियास और नसीमा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर नसीमा को कोई क्यों मारेगा? साथ ही ये भी कि उसके बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। ये बात साफ थी कि हत्यारे नसीमा या उसके बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में नसीमा का मोबाइल इस मामले के खुलासे में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता था। इस बीच मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई।
नसीमा की गर्दन व माथे पर तो 3 घाव थे, जबकि बच्चों के गले काटे गए थे। सभी की मृत्यु का एकमात्र वजह सांस की नली का कटना और अधिक खून बह जाना था। अगले दिन पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस को इलियास की पहली बीवी के बेटे आबिद पर ही शक हुआ। दरअसल कई बार युवा लड़के प्रॉपर्टी और मनमुटाव के चलते सौतेली मां के हत्यारे बन जाते हैं, लेकिन जांच पड़ताल में पता चला कि नसीमा का आबिद से कोई मनमुटाव नहीं था। कभी किसी ने उन्हें लड़ते झगड़ते भी नहीं देखा था। नसीमा व उसके बच्चों की हत्या साफ इशारा कर रही थी कि ये वारदात लूटपाट के लिए नहीं बल्कि किसी अपने ने की थी। नसीमा की मौत से चूंकि आबिद को ही कोई फायदा हो सकता था, इसलिए शक की सुई उसी पर ठहर गई। सौतेली मां की मौत की खबर पाकर वो भी घर आ गया। सीओ एनपी सिंह और इंस्पेक्टर अनिल कपरवाल ने आबिद से घुमा फिराकर सवाल पूछे। उसने बताया कि घटना वाली रात वो दिल्ली में था। पुलिस ने उसके बयानों की न सिर्फ तस्दीक कराई बल्कि उसके मोबाइल की लोकेशन की भी पड़ताल कराई। शाम तक इस बात की पुष्टि हो गई कि आबिद सच बोल रहा है। वो इस तरह का युवक नहीं था कि हत्या का कोई षड्यंत्र कर सके। पुलिस ने उसके छोटे भाई राशिद से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई दिशा नहीं मिल सकी। पुलिस असमंजस में थी। जो शक के दायरे में आया था वो कातिल नहीं निकला और जो कातिल थे उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ये निश्चित था कि नसीमा की हत्या रात के वक्त की गई थी। अनुमान था कि वो 1 बजे पैसेंजर ट्रेन से अहेड़ा स्टेशन पर उतरकर गांव की तरफ चली होगी। ऐसा भी कोई शख्स नहीं मिला जो बता सके कि उसने नसीमा या उसके बच्चों को स्टेशन पर उतरते देखा था। घटना के 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। कोई और रास्ता ना देखकर पुलिस ने नसीमा की कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन निकलवाई। नसीमा की घटना वाले दिन इलियास से बात हुई थी। उसकी लोकेशन शहादरा के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के अलावा लोनी व अहेड़ा रेलवे स्टेशन पर पाई गई थी। इसका मतलब उसका मोबाइल हत्या के बाद बंद किया गया था, लेकिन इससे किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। इस बीच पुलिस को पता चला कि 2 महीने पहले नसीमा ने इलियास के खिलाफ टटेरी पुलिस चौकी पर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इस विवाद को पुलिस ने सुलझा दिया था। इलियास के कमजोर शरीर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो इतना बड़ा कांड कर सकता है, लेकिन जब इस मामले पर दूसरे नजरिए से सोचा गया तो ये बात निकलकर सामने आई कि अपराध की पृष्ठभूमि में शरीर से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है। जो लोग ज्यादातर शातिर होते हैं वे जाहिर तक नहीं होने देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। पुलिस को लगा कि हो ना हो इलियास के मामले में भी ऐसा ही हो। पुलिस ने उसे शक के दायरे में लेकर उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकलवाई। पता चला दोपहर से लेकर रात तक उसके और नसीमा के मोबाइल की लोकेशन एक ही थी। इसका मतलब वे दोनों साथ साथ थे, जबकि उसने पुलिस को बताया था कि वो शाम को घर आ गया था। जाहिर है कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन पुलिस इस संवेदनशील मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इलियास कोई ड्रामा भी खड़ा कर सकता था। अपने पक्ष को और पुख्ता बनाने के लिए पुलिस ने उसकी आउटगोइंग कॉल्स की जांच की। घटना वाले दिन उसकी नसीमा के अलावा 3 और नंबरों पर बातें हुई थी। पुलिस ने उन नंबरों का पता किया तो वो तीनों नंबर साजिद, परवेज व सलीम के नाम से थे। पुलिस को पता चला कि साजिद इलियास का ममेरा भाई, परवेज दोस्त व सलीम भांजा था। इसके बाद शक की सुई पूरी तरह से इलियास पर ठहर गई। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि उन तीनों के मोबाइल की लोकेशन भी घटना वाली रात अहेड़ा स्टेशन के आसपास थी। पुलिस ने सबसे पहले उन्हीं तीनों पर शिकंजा कसने का फैसला किया। 12 फरवरी की शाम पुलिस ने एक सूचना के आधार पर परवेज व साजिद को गौरीपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो जल्द ही दोनों ने ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर पुलिसकर्मी हैरान हो गए। पता चला कि हत्याकांड का षड्यंत्र इलियास ने ही रचा था। उसी ने इन लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। ये पता चलते ही पुलिस ने बिना समय गवाए इलियास को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जब साजिद व परवेज को उसके सामने खड़ा किया गया तो वो टूट गया। पुलिस पूछताछ में इलियास ने बताया कि उसने सबसे पहले नसीमा को अस्पताल में दिखाया, फिर शाम को बच्चों को बाजार घुमाया। शाम ढले इलियास के तीनों साथी भी आ गए। रात में ट्रेन में सवार होकर वो 9:15 बजे अहेड़ा स्टेशन पहुंचे। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही थे। जब यात्री चले गए तो इलियास नसीमा के साथ पैदल ही
गांव की तरफ चल दिया। साजिद, परवेज व सलीम उसके पीछे थे। रास्ता सुनसान था। इलियास ने पीछे घूमकर इशारा किया तो सलीम आगे आया और उसने तमंचा निकालकर फायर कर दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया। नसीमा समझ गई कि वे लोग उसे खत्म कर देना चाहते हैं। दहशत के मारे वो जमीन पर गिर गई। वो गिड़गिड़ाई, खुदा के वास्ते मुझे मत मारो इलियास, तू रहम के काबिल नहीं है नसीमा। गुस्से में दांत पीसते हुए इलियास ने चाकू निकाला और नसीमा को खींचकर किनारे ले गया और चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसका वार चूकने की वजह से चाकू माथे पर लगा। इलियास ने दोबारा वार किया। इस बार नसीमा की गर्दन से खून की धार फूट पड़ी। वो बचाव के लिए छटपटाई तो सलीम व साजिद ने उसके पैर पकड़ लिए। माँ को लहूलुहान देखकर बच्चों की चीख निकल गई। वो बुरी तरह से सहम गए। नसीमा तड़प रही थी। तीनों बच्चे इलियास से लिपटकर रोने लगे, लेकिन शैतान भरे इलियास ने उन्हें खुबकार नजरों से घूरते हुए अपने से दूर झटक दिया। जरा सी देर में नसीमा ने दम तोड़ दिया। ये देखकर उसका 7 साल का बेटा नजीम बहन का हाथ पकड़कर चिल्लाया, नाजिया भाग, अब्बू ने अम्मी को मार दिया है, ये हमें भी मार देंगे। अकरम का भी हाथ पकड़ ले। दहशत जदा तीनों बच्चे गेहूं के खेत की तरफ भागने लगे, लेकिन उन लोगों ने दौड़कर तीनों बच्चों को पकड़ लिया। इलियास के सिर पर खून सवार था। वो हैवान बन चुका था। बच्चे मौत के डर से कांप रहे थे, लेकिन इलियास को जरा भी दया नहीं आई। उसने सबसे पहले 4 साल के अकरम की गर्दन काट दी। ये देख नाजिम व नाजिया रोते रहे, अब्बू हमें मत मारो। इलियास को रहम नहीं आया और उसने नाजिया व नाजिम का भी गला काट दिया। बच्चों ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। इसके बाद इन लोगों ने नसीमा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके वहीं डाल दिया। इलियास ने चाकू परवेज के हवाले कर दिया और चुपचाप घर आ गया। रात में उसने नसीमा के जो चंद फोटो घर में थे वो सब जला दिए। इसके पीछे उसकी सोच थी कि उसके फोटो दिखाकर पुलिस ट्रेन या अस्पताल में पूछताछ ना करे, क्योंकि नसीमा के साथ वो भी था। इसके बाद वो सो गया। उसके तीनों साथी अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह दिन निकलते ही इलियास ने नाटक करना शुरू कर दिया। लियाकत को ये जताने की कोशिश की कि नसीमा नहीं आई है, इसीलिए वो परेशान है। उसका मकसद लियाकत को गवाह बनाने का था। बाद में हत्या की बात सामने आने पर उसने खूब ड्रामा किया। यही वजह थी कि उस समय पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। इलियास को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसने सोचा था कि कोई यकीन भी नहीं करेगा कि कोई इस तरह अपने बच्चों और पत्नी को मार सकता है। इलियास को देखकर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया। वहां इलियास को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ लग गई। अदालत ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में पुलिस ने सलीम को भी मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपराध चूंकि सनसनी खेज था, इसलिए पुलिस ने बाद में सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत भी कार्रवाई की। फिलहाल किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हो सकी है और सबके सब आरोपी जेल में बंद हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।